म्यूजिक डगर है एफएम गोल्ड। शामो सहर हम सफर है एफएम गोल्ड। राहों में रह गुजर है एफएम गोल्ड। आकाशवाणी एफएम गोल्ड, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, एफएम नमस्कार, मैं हूं विनीता। आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज, जो कि है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। और आज का ये कार्यक्रम यानी आज के मेहमान में हमारे साथ जो शख्स हैं वो एक बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, क्योंकि भाई उन्होंने ऐसा काम ही चुना है, यानी प्रोफेशनली वो एक रीजनल कमिश्नर की हैसियत से काम करते हैं। लेकिन उनके जो शौक हैं यानी उनका जो पैशन है वो कुछ ऐसा है जो हमारे एफएम गोल्ड के लिसनर्स को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमारे लिसनर्स जो हैं वो शेर और शायरी और गीतों के बड़े शौकीन हैं। तो भाई आज के हमारे गेस्ट हैं श्री आलोक यादव, जो कि एक शायर हैं। नमस्कार विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आकाशवाणी पर आकर हमेशा अच्छा लगता है। मेरा रिश्ता जो है आकाशवाणी से बहुत पुराना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या रात में जो शेर ब्रॉडकास्ट होते हैं या उस समय जो सुने जाते हैं, क्या वो अलग होते हैं दिन वाले से? देखिए, शेर सुनने का एक मूड होता है और वो मूड निश्चित रूप से रात का अलग होता है, दिन का अलग होता है, महफिल का अलग होता है, तन्हाई का अलग होता है। तो जैसा जिसका मूड हो। लेकिन हाँ, ये आमतौर पे माना जाता है कि रात में अगर शेर सुनने हैं तो डिफरेंट टाइप के होंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के होंगे। जी। और वो लिसनर को इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि रात की तन्हाई होती है और बहुत ही अलग अंदाज में उस शेर को पढ़ा जाता है और फिर उसके साथ बड़े अच्छे गीत भी पेश किए जाते हैं। जी। तो चलिए, गीतों का तो हमारा साथ होगा ही, इसलिए हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत हम एक ऐसे ही गीत से करें जो कि बड़ा ही रोमांटिक किस्म का हो। तो जी। आप बताएंगे अपनी पसंद का या फिर मैं बताऊं? नहीं, आज आपकी पसंद सुनेंगे हम। पता है, अगर आप मेरी पसंद के बारे में कहेंगे ना, तो आज का बिल्कुल जैसे थीम ट्रैक नहीं हुआ करता था पहले कार्यक्रमों में, जिसमें कि एक ही थीम के, तो आज शायर मेरे जहन में बैठ गया है। वाह। तो सारे गीत लगभग इसी टाइटल से होंगे। बहुत तो बढ़िया। सबसे पहले तो वही होगा, मैं शायर तो नहीं। मैं शायर तो नहीं। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती
अभी आपने शैलेंद्र सिंह की आवाज में मैं शायर तो नहीं सुना, लेकिन भाई हमारे साथ तो एक शायर बैठे हैं आलोक जी। ये जो भाषा या शब्दों का जो चयन आप करते हैं गजलों के लिए, जी। तो ये सब आप कैसे करते हैं? मतलब आप तो एकदम एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से वैसा काम करते हैं, और गजल बिल्कुल एक अलग विधा है। तो ऑफिस का काम करते करते फिर गजल, ये सामंजस्य से कुछ बैठ नहीं रहा? बिल्कुल बैठता है, जब आपकी परवरिश वैसी होती है। मैं स्कूल के ज़माने से ही शायरी के प्रति और कविता के प्रति एक रागात्मक लगाव मेरे अंदर था, और मैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ता था, सुनता था। इवन जो हिंदी कोर्स में जो कविताएं, कहानियां होती थी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद रहती थी। मैंने भाषा की बारीकियों को वहीं स्कूल में सीखा, हिंदी की बारीकियों को। उसके बाद उर्दू मैंने बाकायदा आगे चल के सीखी भी, क्योंकि उर्दू से भी मेरा लगाव बहुत था, और उर्दू का लगाव का कारण भी शायरी ही थी। तो चलिए, ये तो जैसे कहते हैं ना कि गजलों की जो शुरुआत आपने की, लिखने की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई, ये बचपन से ही हो गई। जी, कविता की शुरुआत मैं समझता हूँ, वैसे तो खैर जितने अच्छा, उन दिनों आप साहित्यकार कविता हैं, लिखा करते थे? कविता लिखा करता था, क्योंकि गजल का क्राफ्ट होता है जो, वो मुझे पता नहीं था। उसका जो मीटर होता है वो नहीं पता था। चलिए, मीटर तो की मैं जानकारी कोशिश हम अपने करता, श्रोताओं को देंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के जी। बाद, और ये हम गाना अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। चूंकि हमने कहा है कि हम कोशिश करेंगे सारे गाने लगभग एक थीम के हों, तो मुझे ये गाना फिल्म नमक हराम से बहुत पसंद है। पता नहीं आपने ये फिल्म तो देखी होगी? बहुत बार, मैं कई शायर बार बदनाम। देखे, मैं शायर। ओह माय गॉड, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। गाना है। आइए सुनते हैं। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला महफिल से नाकाम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम। घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जान, मैं शायर बदनाम। इस बेहतरीन गाने के बाद दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः। हम कार्यक्रम आज के मेहमान में आपके साथ बैठे हैं, यानी हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं आलोक यादव जी, जो एक शायर हैं और आज शायर की हैसियत से ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में बैठे हैं। मैंने आपको उस वक्त अचानक रोक दिया था कि हम ब्रेक के बाद सुनेंगे, तो अब तो भाई वक्त हो गया कि आप हमें बताएं कि ये जो गजल है उसके बहुत लिसनर्स हैं, वो लिखते हैं लेकिन उन्हें ये सचमुच में जानकारी नहीं होती, तो हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स को आप बताएं और साथ साथ हम भी सीख जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। गजल जो है वो उर्दू शायरी की एक ऐसी विधा है जिसमें कि कुछ शेर होते हैं, और एक शेर दो पंक्तियों से मिलके बनता है जिनको मिसरे बोलते हैं। पहला मिसरा जिसको मिसरा ऊला बोलते हैं, दूसरा मिसरा होता है मिसरा सानी। सानी मतलब बाद का, ऊला मतलब पहले। तो दो मिसरों को मिलकर एक शेर बनता है, और उस गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसमें कि तुकांत पूरे के पूरे रिपीट होते हैं, जिनको रदीफ बोलते हैं हम, और उससे पहले एक शब्द आता है जिसका आखिरी
मतलब जो तुकांत होता है वो मिलता है, जिसको काफिया बोलते हैं। किसी भी गज़ल में रदीफ हो ना हो, काफिया ज़रूरी है। और हर गज़ल का एक मीटर होता है जिनको उर्दू में बहर कहते हैं। तो बहर बाकायदा सीखनी पड़ती है, और जब मुझे नहीं पता था तो यही बात नहीं पता थी कि बहर क्या होता है, मीटर कैसे होता है। मीटर जो होता है बेसिकली वैसे तो एक रिदम है, एक लय है, और उसको अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आप अच्छे शेर कह सकते हैं। लेकिन अच्छे शेर कहने के लिए ज़बान अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आपके ख़्याल अच्छे हों, आपके पास भाषा अच्छी हो, आपके पास शब्दों अच्छे हों, शब्दों का ज़ख़ीरा हो कि आप सही जगह सही शब्द लगा सकें। ये सलाहियत जब हो जाती है तब अच्छे शेर कहने की तमीज़ आती है। तो एफर्ट्स तो भाई सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप जब इस विधा में कुछ करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इसमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है। जो कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे से तैयारी करे तो शायद कुछ अच्छा। बिल्कुल, हीरा जो है, हीरा तो ज़मीन में पाया जाता है, उसके तराशा जाता है, नेचुरली होती है, और उसको तराश के जितना अच्छा बना दें आप, जी, उतना चमकेगा वो। तो आलोक जी, आप तो थोड़ा ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप कलम के धनी के साथ आवाज़ के भी धनी हैं। तो आप जब मुशायरों में जाते हैं या जब आप गज़ल सुनाते हैं लोगों को, तो आप क्या उसको तरन्नुम में भी गाते हैं कभी? नहीं, मैं तरन्नुम में नहीं गाता हूँ, मैंने सीखा नहीं, मुझे मौसीकी नहीं आती, और मैंने कभी गाने की कोशिश भी नहीं की। तो कंपोज करवाया आपने? हाँ जी, कंपोज क्या, कुछ गायकों ने मेरी गज़लें गाई हैं, जिसमें उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन ने कुछ गज़ल गाई हैं मेरी, और कविता सेठ जी ने गज़ल गाई हैं। इस तरीके से जब आप देखते हैं कि आपकी गज़लों को ऐसा मौका मिलता है जब कोई उसको गाता है और उसको पसंद किया जाता है, तो फिर आपको और क्या मन करता है कि इसमें और क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, मेरा काम गाना नहीं है, मेरा काम तो शेर कहना है, मेरा काम गज़ल कहना है। वज़न जो आता है वो आता है आपकी एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से, आप कितना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कीनली, और उसको कितनी अच्छी तरह से अपने शब्दों में ढाल सकते हैं, इस बात से आता है। और इसीलिए मेरी दुआ है कि मैं कुछ ऐसे शेर कह जाऊँ जो लोगों की ज़बान में, लोगों की दिलों में रहें। वो गज़ल में ज़रूर चाहूँगी हमारे श्रोता सुने, कहीं बेख्याल होकर। कहीं बेख्याल होकर मुझे छू लिया किसी ने। बहुत ही प्यारा सा गज़ल है, तो हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। कहीं बेख्याल होकर यूं ही छू लिया किसी ने, कहीं बेख्याल होकर यूं ही छू लिया किसी ने, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, कहीं बेख्याल होकर। मेरे दिल में कौन है तू के हुआ जहां अंधेरा, मेरे दिल में कौन है तू के हुआ जहां अंधेरा, वही सौ दिए जलाए तेरे रुख की चांदनी ने,
FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये वक्त है आज के मेहमान का। मैं हूँ विनीता, मेरे साथ आलोक जी। और ये तो भाई देव साहब ने परफॉर्म किया था, तो जी। जब इस तरह के परफॉर्मर्स आते हैं तो वो कुछ भी गाते हैं तो अच्छा लगता है, और खासकर जब बढ़िया बढ़िया शब्दों के साथ जब गाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी। आपको पर्सनली कोई खास गजल गायक हैं जो बहुत पसंद आए? देखिए, बहुत सारे इंडियन गजल गायक भी बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, जी। तो उसमें कोई आपकी पसंद में आते हैं? देखिए, मुझे लगता है शायद सबको जगजीत सिंह साहब पसंद है, तो टॉप पर तो वही है। लेकिन मुझे भूपेंद्र जी द्वारा फिल्मों में गाई गज़लें बहुत पसंद है। मुझे तलत साहब द्वारा गाई गज़लें बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने गाई, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी और बहुत खूबसूरत अदायगी भी है। ठीक है, तो भाई आपने इतनी सारी पसंद बता दी, तो हम किसको सुनवाएं? आपकी मर्जी है। तो फिर हम लोग तलत साहब का ही सुनते हैं, जलते हैं जिसके लिए। जी। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। तो
आज के मेहमान में आज हमारे साथ आलोक यादव जी हैं। तो आपकी पसंद के गीत और साथ ही आपके जिंदगी के उन आयामों के बारे में भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे हैं, जिनको साझा करने में शायद आपको भी अच्छा लगे। बिल्कुल। तो कुछ आप बताइए, जैसे बचपन में जब आप कविताएं करते थे तो किस तरह से अप्रिसिएशन मिलता था और घर का कितना मोटिवेशन था? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मेरे साथ ऐसा था कि हमारे घर में कोई भी शायरी का माहौल नहीं था, कोई किसी ने कविता नहीं लिखी, किसी ने कहानी नहीं लिखी, बस मैं था जिसने शुरुआत की। और जब मैंने शुरुआत की धीरे धीरे सबको पता लगा। किसी ने मेरा विरोध तो बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि अप्रिसिएशन ही किया, क्योंकि उसका कारण ये भी था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था और इस सबसे मेरी पढ़ाई में कोई अंतर नहीं पड़ा। मैं अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ करता रहा। तो जब मैं स्कूल में लिखना शुरू किया, मैंने थोड़ा थोड़ा सा, फिर जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचा, वहाँ पे आकाशवाणी से जुड़ा पहली बार। अच्छा जी, क्या बात। आकाशवाणी लखनऊ में मैंने पहला कदम रखा था और 84 में मैं युवाणी से जुड़ा। उसके बाद मैं लगातार वहाँ पे 86 एंड तक जो है लगातार वहाँ कार्यक्रम देता रहा। फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया MBA करने के लिए, तो वहाँ पे भी आकाशवाणी से जुड़ा मैं, और वहाँ पे युवाणी के अलावा भी कुछ और जगहों पे, कुछ और सेक्शंस में मैंने कार्यक्रम किए। तो इस तरह आकाशवाणी से जुड़ने से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, सीखने को भी मिला, मेरी कला को सामने भी रखा गया। और जब पहला कार्यक्रम मेरा आया था युवाणी में, मुझे अभी तक याद है, तो मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लेके बताया था कि मेरा प्रोग्राम इस तारीख को इतने बजे आएगा। हाँ, तो सब लोगों ने मोहल्ले में इकट्ठे होकर सुना था उसको। तो उस जमाने में ये बहुत प्रेस्टिजियस हुआ करता था। जी बिल्कुल। तो जब बचपन में आपको प्रॉपर पब्लिसिटी मिलने लगी इस तरीके से, जी, तो फिर जब जॉब में आप पूरी तरह से व्यस्त हो गए, तो ये कुछ दिनों तक तो डॉर्मेंट हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट? बिल्कुल हो गया था। इनफैक्ट मैंने 89 में जब MBA करके प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, उस समय थोड़ा सा रुका। उसके बाद फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी, और चूंकि एम था सिविल सर्विसेज में जाने का, UPSC की तैयारी करनी थी, तो जॉब छोड़नी पड़ी मुझे। और उस दौरान भी कुछ समय तक मैं लिखता रहा। 93 में मेरी आखिरी रचना छपी थी दैनिक जागरण में, और उसके बाद फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। 20 साल तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा। 20 साल बाद 2013 में फिर से मैंने लिखना शुरू किया, और इस बार केवल और केवल गज़ल लिखी मैंने। ये तो बहुत लंबा गैप हो गया। जी, 20 साल का लंबा गैप। तो चलिए इस गैप के बारे में भी बात करेंगे कि इस गैप में आपने क्या पॉजिटिव किया। लेकिन एक शायर वाला गीत, यानी दिल आज शायर है। वाह। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले, हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवां। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान।
कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो, हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही। किशोर साहब की आवाज में हमने इस गीत को सुना। एफएम गोल्ड के श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान, और आज के मेहमान में आलोक जी ने बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें की कि आप जब कुछ करते हैं तो मन से करेंगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। यानी अंतराल अगर लंबा भी होना तो भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दिस इज द एंड ऑफ इट, अब मुझे नहीं करना है। नहीं, आप फिर से उभर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर सिर्फ गजलों पे ही कंसंट्रेट किया। जी। आपको कैसे लगा कि मुझे गजल ही करना है? वो हुआ ऐसा कि उस समय कुछ कविताएं फिर से लिखने का मन किया, कुछ ऐसे एहसासात हुए कि फिर लिखने की कोशिश की मैंने। और चूंकि गज़ल से मेरा लगाव बहुत पहले से था, बट ये था, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं सीख नहीं पाया उसका क्राफ्ट। 2013 में 12-13 में जब मैं बरेली में पोस्टेड था वहाँ पे, तो वहाँ कुछ लोग मेरे संपर्क में आए जिनसे मैंने कोशिश की कि मैं गज़ल को सीखूं, जानूं। और ऐसे 2-3 बदलाव करते हुए मैं पहुँचा अपने उस्ताद अकील नोमानी साहब के पास। उनसे मेरा संपर्क हुआ और अकील नोमानी साहब हमारे ऑफिस आए। उन्होंने पहली बार मुझे गज़ल के क्राफ्ट के बारे में समझाया, बहरो औज़ान जो होते हैं उनके बारे में समझाया। अच्छा। और फिर मैंने लिखना शुरू किया। और जब मैं लिखता था तो उनको भेजता, तो ईमेल करता था मैं उनको, क्योंकि वहाँ बरेली में नहीं रहते थे, बरेली से दूर था उनका घर। ईमेल करता था, फिर उनको मैं फ़ोन करता था, फिर उसके बाद वो ईमेल से प्रिंट आउट कहीं लेते थे, देखते थे। हाँ। तो थोड़ा प्रोसेस स्लो था, लेकिन चलता रहा वो लगातार। और मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सीखा। इसके साथ साथ मैंने उर्दू भी सीखी उन दोनों। हाँ, मैं पूछने वाली थी कि तलफ़ुज़ कैसे आपने उसको चिज़ल किया, क्योंकि गज़लों का मतलब ही होता है कि आपके उच्चारण में कहीं कोई दोष ना हो, क्योंकि सुनने वाले जो पारखी होते हैं ना, वो उसी वक्त रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपने कोई स्पेशल पढ़ाई की? हाँ, देखिए, उर्दू से मेरा, जैसे मैंने शुरू में बोला कि उर्दू से मेरा लगाव था, और वो शायरी की वजह से ही था। बहुत रिच लैंग्वेज है, बहुत रिच लैंग्वेज है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। वैसे तो मैं कहूँ कि अल्फ़ाबेट मैंने, अलिफ बे तो मैंने उर्दू की सीखी थी स्कूल में, क्योंकि स्कूल में एक हमारे यहाँ टीचर थे फारूकी साहब। उन्होंने कुछ समय तक पार्ट टाइम क्लास लेना शुरू किया था स्कूल के बाद। तो कुछ देर मैंने उसे अटेंड किया, मुझे पूरी अल्फ़ाबेट याद हो गई थी, अलिफ बे पे ते टे से जीम छे, पूरी। अच्छा, क्या बात है, पूरी अल्फ़ाबेट मुझे रट गई थी। फिर क्या हुआ कि मैं जब लखनऊ में था तो वहाँ मेरा आना जाना था एक घर में। प्रोफेसर अतिया निशात खान थी, जो कि उर्दू की प्रोफेसर थी वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अच्छा। उनके घर मेरा आना जाना था, उनके बच्चों से मेरा भाईचारा था। उनकी बेटी जो थी मुझे राखी बांधती थी, और मैंने उनसे एक दिन कहा, मैंने कहा मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे अभी तो एडमिशन हो रहे हैं। अच्छा, और आपने बाकायदा एडमिशन लेकर पढ़ाई की? मैंने यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन करा दिया, और वो सर्टिफिकेट कोर्स मैंने बाकायदा किया, मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम में मैं 2 या 3 घंटे पेपर था, जो कि बहुत कम समय में करके मैं चलाया था। लेकिन फिर वही बात है कि ज़बान को अगर ना बढ़ते तो आप भूल जाएंगे। तो धीरे धीरे वो छूटता गया पीछे। ये बात तो 88-89 की रही थी, और उसके बाद फिर छूट गया। तो मैं जो बता रहा था आपके, बरेली में मैंने बाकायदा सीखना शुरू किया। तो वहाँ पे बरेली कॉलेज में एक उर्दू डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी, शैविया त्रिपाठी जी। अच्छा। उनसे, उनके हस्बैंड से, उनकी फैमिली में मेरा आना जाना था। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि कोई भाई टीचर हो तो मुझे बताइए, उर्दू सीखनी है। उन्होंने अपने रिसर्च स्कॉलर को मेरे पास भेजा, जो कि मेरे पास ऑफिस में कभी आ जाया करते थे, और उन्होंने मुझे काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाया। मैं लिखना, पढ़ना, बोलना, तीनों चीज़ें थी। क्योंकि आप जब गज़ल पढ़ते हैं तो किस वक्त, कहाँ पे, कितनी देर रुकना है, हर एक पॉज होता है, उसका भी एक अर्थ होता है। जी जी, तो बिल्कुल। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको जिन लोगों ने सुना है और काफ़ी अप्रिशिएट करते रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर ये लगता है, क्योंकि आप हिंदी स्पीकिंग हैं और उसके बाद गज़लों में दखल रखते हैं जी, तो थोड़ा सा तो होता ही है ये।
कई बार उर्दू के लोग होते हैं, वो सोचते हैं, जब मुशायरे में जाता हूँ तो सोचते हैं कि पहले से ही एज्यूम करके चलते हैं कि ये हिंदी वाले हैं, इनको उर्दू नहीं आती होगी। तो शुरुआत में जब उन्होंने मुझे सुना तो बोले कि आप तो माशाल्लाह अच्छी, आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है। पढ़ाई किया हुआ है पूरा। तो ऐसे में एक गज़ल आपका हम सुनाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को। तो चूँकि आप शायर को लेके बहुत सारे गीत आपने सुना दिए, तो मेरी ये गज़ल का मतलब शायर के बारे में ही है कि शायर क्या है। तो मैंने कहने की कोशिश की है कि हम शायर हैं, दिल बहलाने आते हैं। हम शायर हैं, दिल बहलाने आते हैं, सोया हुआ एहसास जगाने आते हैं। केवल दिल बहलाने नहीं आते, हम शायर हैं, दिल बहलाने आते हैं, सोया हुआ एहसास जगाने आते हैं। दुख के मौसम अपनी झोली में लेकर, दुख के मौसम अपनी झोली में लेकर मेरी चौखट तक वीराने आते हैं। ओहो, बहुत बढ़िया। दुख के मौसम अपनी झोली में लेकर मेरी चौखट को तक वीराने आते हैं। जिंदा लाशें चीख रही हैं बस्ती में, जिंदा लाशें चीख रही हैं बस्ती में, गूंगे बहरे क्यों समझाने आते हैं। यादों की बस्ती से आवारा लम्हे, यादों की बस्ती से आवारा लम्हे एक तमाशा रोज दिखाने आते हैं। काली रातों के सन्नाटे आंगन में, काली रातों के सन्नाटे आंगन में बुझी हुई कंदील जलाने आते हैं। बहुत बढ़िया। बस्ती के वीरान खंडर को हैरत है, बस्ती के वीरान खंडर को हैरत है, सन्नाटे भी शोर मचाने आते हैं। बस्ती के वीरान खंडर को हैरत है, सन्नाटे भी शोर मचाने आते हैं। बाहर उजली धूप बरसती है आलोक, इसको मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर का नाम आता है। शायर का नाम मक्ते का। बाहर उजली धूप बरसती है आलोक, अंदर कुछ मौसम अनजाने आते हैं। बाहर धूप बरसती है आलोक, अंदर कुछ मौसम अनजाने आते हैं। और ऐसे मोड़ पर सुनते हैं होठों से छू लो तुम फिल्म प्रेम गीत से। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम आ जाओ जी
सावन में सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इतना बढ़िया सा गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनाया। निश्चित तौर पर हमारे लिसनर्स इस वक्त इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लिखी हुई गजल भी उन तक पहुंच रही है और उम्दा गजल नुमा गाने भी उन तक पहुंच रहे हैं जी। तो आलोक जी, आपको ये ज़रूर हमारे लिसनर्स को बताना होगा कि अगर वो चाहे, बहुत लोगों में लिखने की विधा तो होती है, वो लिख पाते हैं, लेकिन अगर वो परसू करना चाहें, दे वांट टू बिकम अ गज़ल राइटर, अगर वो शायर बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या एफर्ट्स लें? पहला तो ये है कि शायर बनते नहीं है, बने बनाए जाते हैं। उनको ऊपर वाला बना के भेजता है। लेकिन यही है कि जैसे हर कला है तो कलाकार तो ऊपर वाला कलाकार को जन्म देता है और कला देकर जन्म देता है, लेकिन उसको मांझना और उसको संवारना सजाना, ये बात की बात है, आपको यहाँ पे आके सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो संवारने के लिए जैसे अगर शायरी की ही केवल बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने भाषा भी सीखी। आपके पास अच्छे शब्दों का जखीरा होना चाहिए, यू शुड हैव वेरी गुड वोकैबुलरी। दूसरा ये है कि आपको क्राफ्ट आना चाहिए, क्योंकि हर कविता का, जैसे हिंदी में भी छंद है, छंद विधान है, आप छंद मुक्त कविताएं लिख सकते हैं आप, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, उसको भी सीखना चाहिए। लेकिन छंद आपको सीखना पड़ेगा। अगर छंद में लिखना है, गीत लिखने आपको छंद सीखना पड़ेगा। वैसे ही शायरी का है कि शायरी में आपको बहर सीखनी पड़ेगी, बहर ओज़ान सीखना पड़ेगा। उसमें जो ऐब होते हैं लिखने में वो आपको जानने चाहिए, जिससे कि आप वो गलतियाँ ना करें। आपको पता हो कि कौन से रदीफ़, कौन से काफ़िए ठीक हैं, कौन से नहीं ठीक। ये चीज़ें सीखने की होती हैं। और उर्दू शायरी की एक परंपरा जो है, गुरु शिष्य परंपरा जो है, वो बहुत बड़ी है और आज भी है, चली आ रही है। मैंने भी अपने उस्ताद से ही सीखा। तो चलिए, ये गाना तो हमारे उन श्रोताओं के लिए है जो थोड़ा लाइफ में एक रोमांस चाहते हैं, और ये गाना बिल्कुल वैसा था, तू शायर है मैं तेरी शायरी। आशिक है मैं तेरी
आशिक है मैं तेरी आशिकी तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे जब तक सांस चलेगी ना भूलूंगी मैं तो तुझे तेरे बिना जीना नहीं खाके कसम कहती हूँ तेरे बिना जीना नहीं खाके कसम कहती हूँ मैंने बिना देखे बिना जाने तुझे दिल दे दिया तू धड़कन है मैं तेरी जिंदगी तू शायर है मैं तेरी शायरी तुझे मिलने को दिल करता है तुझे मिलने को दिल करता है ओ मेरे साजना तू शायर है मैं तेरी शायरी तू आशिक है मैं तेरी आशिकी यहाँ पर ऐसी बात हुई है तो आपके पास तो फैन फॉलोइंग में बहुत फीमेल्स भी बहुत आती होंगी जब आप गज़ल पढ़ते होंगे तो ऐसा है कि मेरी शायरी करते करते आ जाती हैं नहीं हाँ, ऐसा ऐसा नहीं होता है। होता है ऐसा होता है। हाँ चलिए बातचीत करते करते हमें समय का अंदाज़ा नहीं रहा हमने बहुत सारी बातें की और हमारे जो आज के मेहमान हैं यानी आलोक यादव जी उन्होंने आपको कुछ चुनिंदा शेर भी सुनाए लेकिन अब शायर साहब से हम कहेंगे कि एक बढ़िया शेर हम कार्यक्रम के ख़त्म होने से पहले ज़रूर सुन लें बेशक असल में जो शायर होते हैं वो प्रेजेंट में कम रहते हैं वो यादों में ज़्यादा खोए होते हैं और यादों से ही उनकी गज़लें आती हैं तो मैं आपको एक ऐसी गज़ल सुनाना चाहता हूँ जो मैंने कुछ समय पहले लिखी थी अपने बचपन की यादों में और जो छपी थी दैनिक जागरण में इरशाद नानी माँ की पहेलियाँ ले जा नानी माँ की पहेलियाँ ले जा भूली बिसरी कहानियाँ ले जा नानी माँ की पहेलियाँ ले जा भूली बिसरी कहानियाँ ले जा साड़ियाँ अपनी प्यारी गुड़िया की और गुड्डे की पगड़ियाँ ले जा दिल में बाकी है अब यही ख्वाहिश दिल में बाकी है अब यही ख्वाहिश तू जहाँ है मुझे वहाँ ले जा वाह गर्द आलूद रास्ते से आ गर्द आलूद रास्ते से आ गर्मियों की दोपहरियाँ ले जा हमने इनको सहेज रखा है हमने इनको सहेज रखा है अपनी सारी निशानियाँ ले जा मैं गुलाबों के ख्वाब देखूँगा मैं गुलाबों के ख्वाब देखूँगा पेड़ से खुश्क टहनियाँ ले जा और तो अब यहाँ नहीं कुछ भी और तो अब यहाँ नहीं कुछ भी अपनी यादों की बेड़ियाँ ले जा जिनकी दहलीज से उगा सूरज जिनकी दहलीज से उगा सूरज उन मकानों की तख्तियाँ ले जा मैं जलाने चला हूँ एक चिराग मैं जलाने चला हूँ एक चिराग मेरे आंगन से आंधियाँ ले जा कोई आलोक वक्त से कह दे कोई आलोक वक्त से कह दे मेरे चेहरे की झुर्रियाँ ले जा बहुत बढ़िया एकदम ज़बरदस्त बहुत अच्छा लगा और जब हम सुनते सुनते शायर को अगर खो जाएं
तो ये इस बात को प्रूव करता है कि आपने बहुत ही उम्दा शेर अभी हमारे श्रोताओं को सुनवाया, जी। और ऐसे ही ख्यालों में आप डूबे रहा करें और जी। ऐसे ही अच्छी अच्छी शेर व शायरी के साथ हम तक पहुँचें और हमारे श्रोताओं को आनंदित करते रहें। तो आज हमारे साथ यहाँ आने का, हमसे इतनी अच्छी बातें करने का और इतनी अच्छी शायरी शेयर करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।